दिन की सबसे बड़ी खबर है आज अमेरिका की साख पर झटका। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अमेरिका की रेटिंग को घटा दिया है। एजेंसी ने रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस किया है। अमेरिका पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए रेटिंग को घटाया गया है। 12 साल पहले भी ऐसा हुआ था जब किसी रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग घटाई हो। इससे पहले 2011 में S&P ने अमेरिका की रेटिंग में कटौती की थी। फिच रेटिंग ने इस साल मई में ही अमेरिका की रेटिंग घटाने की चेतावनी दी थी। हालांकि रेटिंग में कटौती को लेकर अमेरिकी सरकार ने इसको सही नहीं माना, नहीं मानेगी। भारत में भी होता तब भी भारत सरकार भी यही कहती है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का कहना है कि फिच रेटिंग ने पुराने आंकड़ों के आधार पर रेटिंग में कटौती की है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी से उभर रही है। सर, ये फैसला चौंकाने वाला क्यों है? बेहद चौंकाने वाला फैसला। अमेरिका में आमतौर पर एक अमेरिका की साख को लेकर अमेरिका की एजेंसियां रेटिंग के फैसले देने से पहले बहुत समय तक विचार करती हैं और सोचती हैं। चेतावनियां तो इससे पहले भी आती हैं। अमेरिका की रेटिंग घटने का खतरा मई और जून की शुरुआत तक तो था, जब डेट सीलिंग नहीं बढ़ाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन डेट सीलिंग का मामला सुलझ गया, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर समझौता कर लिया और उसके बाद भी फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटाई। इस पर बाजार में काफ़ी सनसनी थी। और दिलचस्प बात यह कि रेटिंग घटाने का फैसला जिस तरह से आया वो कई सारे सवाल उठाता है। फिच रेटिंग ने ये कहा कि पिछले 20 साल से अमेरिका में जो फिस्कल स्टैंडर्ड है और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है और सरकारों के बजटों का जो मैनेजमेंट है वो खराब हो रहा है और उसकी वजह से अमेरिका की साख में गिरावट हो रही है। और इसलिए एकदम सनसनी दिखाई दी व्हाइट हाउस में और शेयर बाजारों में। जेनेट येलेन को 10 मिनट के भीतर ही इस पर बयान जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं, ये फैसला गलत तरीके से किया गया है, गलत आंकड़ों के आधार पर किया गया। सर, घटाई क्यों गई रेटिंग? एक तो आपने ये वजह बताई कि 20 साल से सब कुछ गड्ढमड, लेकिन कोई ऐसे ठोस आंकड़े भी दिए होंगे। हाँ, 4-5 बड़ी चीजें कही गई हैं और वो सारी चीजें उन सारे बयानों से बिल्कुल विपरीत हैं जो हम अभी तक सुनते चले आए हैं। जैसे फिच रेटिंग ने अपनी पहली बात ये कही कि अमेरिका का डेट कर्ज, सरकार का कर्ज बढ़ रहा है, रिकॉर्ड कर्ज है अमेरिका की सरकार कर्ज पर ही चलती है। उसे हर बार अपनी कर्ज की सीमा पार करने का खतरा होता है और उस कर्ज की सीमा को दोबारा मंजूरी करने के लिए उसे अपने यहाँ के संसद में से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये बात सही है कि अमेरिका में कर्ज का दबाव या सरकारी कर्ज का दबाव बहुत बड़ा है, पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक इसी तरह से फिनांस होती है। फिच रेटिंग ने कहा कि अमेरिका में इस समय कर्ज का स्तर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका की इकोनॉमी की साइज़ बहुत छोटी थी, अमेरिका की इकोनॉमी की साइज़ अब काफ़ी बड़ी है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जितना कर्ज था उसके बाद हाईएस्ट लेवल पर है। और एक ये कारण है जिससे फिच दुनिया की आर्थिक महाशक्ति की साख को कमजोर होता हुआ पा रही है, पहला कारण। दूसरी बात यह कि अमेरिका में मंदी आने का खतरा है, अमेरिका में रिसेशन का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है क्योंकि अभी सरकार और फेडरल रिजर्व तो कुल दूसरी बात कह रहे हैं, पर फिच ये मान रही कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हेडविंड्स झेल रही है, मंदी की तरफ खिसक रही है और मंदी की संभावना है और इसकी साख गिराना जरूरी है ताकि निवेशकों को पता रहे कि अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में, अमेरिका की कंपनियों में निवेश पर खतरा हो सकता है। इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा भी इसके साथ है। तीसरी चीज अमेरिका में जो फिच ने कहा वो ये कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का पूरा आर्थिक प्रबंधन, चाहे बाइडेन की गवर्नमेंट हो या इससे पहले ट्रंप की गवर्नमेंट हो, पिछले 20 साल से खराब है और उस 20 साल से खराब प्रबंधन का नतीजा अब यह है कि अमेरिका की साख पर बनाई है। सर, अब ऐसा इस रेटिंग एजेंसी में जो आपने बात बताई, जो रिपोर्ट बताई, इसको अगर मैं सुन रहा हूं और 2-4 दिन पहले अगर मैं जेरोम पावल के या जेनेट येलेन के बयान सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है हम दो अमेरिका को देख रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? हाँ, और ये फिच ने जो कहा जेरोम पावल का बिल्कुल उल्टा था। जेरोम पावल की पिछली एमपीसी की बैठक में जो बयान आया था उसका जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने कहा था कि अमेरिका में मंदी नहीं आने वाली। अगर आप जीडीपी के ताजे आंकड़े देखें तो उससे भी दिखता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी लाने की कोशिश असफल हो गई, क्योंकि जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ाई गई उसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आनी चाहिए थी, पर वैसा नहीं हुआ। रिसेशन नहीं आया, स्लोडाउन नहीं आया। लेकिन जेरोम पावल की बात से फिच, एक रेटिंग एजेंसी, सहमत नहीं है। उसको लगता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। फेडरल रिजर्व जो देख रहा है वो फिच रेटिंग नहीं देख पा रही है। अब ये बड़ी वजह है जिसका असर हमें दिखाई देता है। लेकिन अब बाजार को रिएक्ट करना था, क्योंकि बाजार के लिए, किसी के लिए भी सरप्राइजिंग खबर थी। सुबह हमारे सबके लिए भी सरप्राइजिंग खबर थी। बाजार ने रिएक्ट किया क्योंकि जब भी रेटिंग कम होती है तो कुछ ना कुछ तो बोरोइंग कॉस्ट में बढ़ोतरी होती ही है। चाहे सारी एजेंसियां ना करें, एक दो एजेंसियां भी करें तो थोड़ी ना थोड़ी बोरोइंग कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। बाजार में थोड़ी पैनिक दिखाई देगी, दबाव दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस अर्थव्यवस्था में थोड़ा हिलता है फिच की ऐसी चीज़ों से, और बाजार में वॉलेटिलिटी दिखाई देती। और वही हुआ।
इसके फैसले के बाद, हालांकि इस फैसले में कंट्राडिक्शंस हैं, फिच जो कह रहा है, फेडरल रिजर्व जो कह रहा है, अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, वो तीन अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। फिच को कुछ दूसरा पोटेंशियल दिख रहा है, डेटा जो आ रहा है वो कुछ दूसरा बता रहा है, और फेडरल रिजर्व जो कह रहा है, इन तीनों में अंतर है। लेकिन बाजार में तो उठापटक हुई ही, इसका असर तो बाजार पर दिखाई दिया। भारतीय बाजार पर तो पड़ा ही, उसका असर स्वाभाविक रूप से आया, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज उतार चढ़ा हुआ, क्योंकि एक बिल्कुल चौंकाने वाला सनसनीखेज सा फैसला था जो अचानक दुनिया के बाजारों के सर पर आकर गिरा, जो तेजी के मूड में तैर रहे थे, जिनके लिए इस समय माहौल काफ़ी अच्छा था, चाहे वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट देखें या भारतीय या एशिया के बाजार देखें, उनके लिए उनके सर पर ये अचानक एक आफत की तरह फिच की का जो रेटिंग डाउनग्रेड है आकर गिरा, और इसका असर ने बाजार में दिखाई दिया। बाजार में दिखाई दिया असर। सुबह भारतीय शेयर बाजार 800 पॉइंट तक सेंसेक्स लुढ़क गया था। हालांकि बंद होने से पहले 1 घंटे पहले रिकवरी शुरू हुई और नीचे से हम 150-200 पॉइंट करेक्ट जितना हुए थे उससे हम सुधर गए, यानी कि हमने वापसी दिखाई। बाजार का हाल और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए इस गिरावट के भीतर क्या छुपा है, क्या ये बहाना मिल गया, बाजार गिरने को तैयार था, ये सब कुछ विपुल सिंह से पूछते हैं। विपुल जी, आज क्या हुआ बाजार में? बाजार सुबह खुला इसी खबर की का यही कारण था या और कुछ वजहें भी थी? नहीं, एक बात तो थी कि, और जो मनी लाइन के तमाम हमारे दर्शक होंगे उनको शायद इस संकट का अंदाजा होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार, हमारे जो थंब थे वो इसी बात पे थे कि बाजार बड़ा गिर सकता है, बड़ी गिरावट की आशंका है, अभी बाजार में पूरा पैसा ना लगाएं, इसको लेके हम लगातार बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि एफआई फ्लो लगातार बना हुआ था, महज 15 दिन के अंदर हमने देखा कि लगभग 1000 अंकों की रैली देखने को मिली, 19,000 से 19,991 तक की। और इस बार का हमारा जो स्टॉक सेंट्रल था उसमें हमारे खास मेहमान थे अरुण केजरीवाल जी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने कहा था कि ये जो 9 अंकों से 20,000 का दायरा रह गया है, छू गया है, आप देखिएगा ये इत्तेफाक नहीं है और ये एक तरीके से माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका है और दोबारा इन स्तरों तक आने में काफी कोशिश करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में भारत में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड हुई, लेकिन अमेरिका का बाजार उस समय हम देख रहे थे कि करीब 4.5% बढ़ के कामकाज कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि करीब 4.5% ही गिर करके बंद हुआ। वहां पे कोई ऐसा पैनिक देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय बाजार के अंदर बहुत सारे ट्रिगर ऐसे हैं जो जिसको लेकर के आज हमने देखा कि एक तो वैल्यूएशन को लेकर के लगातार हम बातचीत कर ही रहे हैं। इसके अलावा अभी 2-3 पॉइंट्स आप लोगों ने भी बातचीत की और वो सबसे बड़े ट्रिगर है। क्रूड ऑयल एक बड़ा ट्रिगर है, $86 के आसपास पहुंच गया। हमने देखा कि Q1 के जो नतीजे रहे हैं कंपनियों के, उसमें रेवेन्यू उस तरीके से नहीं बढ़ा है, लेकिन चाहे वो FMCG हो, टायर कंपनियां हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, वहां पर कंपनी के मुनाफे बढ़े हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि कच्चा तेल सस्ता था। अब क्या Q2 में कंपनियां ये मार्जिन बरकरार रख पाएंगी, ये बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि 100 के ऊपर पहुंचता हुआ, 102 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा कंसर्न है। इन्फ्लेशन जिसका जिक्र भी आप लोग कर रहे थे, एक तो अनइवन मॉनसून है और साथ ही साथ अब अगर कच्चे तेल की कीमतें इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करती हैं तो वो एक बड़ी चिंता हो सकती है। और अगर आरबीआई कर्ज महंगा करता है, क्योंकि तो अभी मतलब से रखा हुआ है, बड़ा कारण है। और इसी वजह से हमने ऑटो, मेटल और इसके अलावा बैंकिंग के शेयरों में, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीद जो मेटल को दिखाई दे रही थी कि चाइना के से, अब वो फिलहाल फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देती। बिल्कुल। तो आप विपुल जी की बात सुनकर ऐसा मुझे अचानक लगने लगा कि ये बहुत सारे ट्रिगर ऐसे थे जो बाजार जिनके बहाने गिरने का बहाना ढूंढ रहा था, बस पहले आप जैसी बात थी, और अब अमेरिका ने वो शुरुआत की और उसके बाद बहुत सारे ट्रिगर ऐसे दिखने लगे कि हाँ गिरावट आनी थी और आ गई।